नौसेना में शामिल हुई साइलेंट किलर सबमरीन, भारत की समुद्र में बढ़ी ताकत। केंद्र सरकार ने प्रदान की 8.28 करोड़ रुपए की लागत से लेवल 3 के ट्रामा सेंटर खोलने के लिए अपनी अनुमति। आईजीएमसी में शीघ्र स्थापित होगी पैट स्कैन मशीन। तीसा मार्ग पर निजी बस खाई में गिरी, 8 लोगों की मौत, सीएम ने जताया शोक। 4 गुना तक महंगा हुआ एडवांस स्टडी घूमना, कोरोना के कारण बढ़े दाम। भारत अब पाकिस्तान को भी शीघ्र ही मुफ्त में देगा कोरोना वैक्सीन की 1.6 करोड़ डोज। तीरथ सिंह रावत चुने गए नए मुख्यमंत्री, सीएम के लिए चर्चाओं में कहीं भी नहीं था तीरथ का नाम। और महाशिवरात्रि पर मंदिरों में रौनक, भगवान शिव का प्रमुख पर्व है शिवरात्रि। नमस्कार, स्वागत है आपका द रीप टाइम्स न्यूज चैनल में। आपके साथ मैं हूं हेमराज चौहान। देश की समुद्री ताकत को बढ़ाने में आज का दिन बहुत महत्व रखने वाला है। बुधवार को मुंबई के स्कॉर्पियन श्रेणी की पनडुब्बी आईएनएस करंज भारतीय नौसेना में शामिल हो गई। नौसेना स्टाफ के प्रमुख एडमिरल करमबीर सिंह और एडमिरल सेवानिवृत्त वीएस शेखावत की उपस्थिति में आईएनएस करंज को नौसेना के बेड़े में शामिल किया गया। आईएनएस करंज के नौसेना में शामिल होने के बाद हमारे देश की समुद्री ताकत कई गुना और बढ़ जाएगी। आईएनएस करंज को साइलेंट किलर कहा जाता है क्योंकि यह बिना किसी आवाज के दुश्मन के खेमे में पहुंचकर तबाह करने की क्षमता रखती है। आईएनएस करंज में सतह और पानी के अंदर में टारपीडो और ट्यूब लॉन्च एंटीशिप मिसाइल दागने की क्षमता है। ऐसा दावा है कि आईएनएस करंज में सटीक निशाना लगाकर दुश्मन की हालत खराब करने की भी क्षमता है। इसके साथ ही इस पनडुब्बी में एंटी सरफेस वायरफेयर, एंटी सबमरीन वायरफेयर, खुफिया जानकारी जुटाने, माइन लेइंग और एरिया सर्विसिंग जैसी मशीनों को अंजाम देने की भी क्षमता है। आईएनएस करंज की लंबाई करीब 70 मीटर है और ऊंचाई 12 मीटर है। इस पनडुब्बी का वजन 1600 टन है। ये पनडुब्बी मिसाइल आरपीडो से लैस है। इसके अलावा समुद्र में माइंस बिछाकर दुश्मनों को तबाह करने की भी ताकत रखती है। Commissioning of the boat marks an important step in further enhancing the combat capability of the Indian Navy. Submarines' firepower and stealth will serve as a potent deterrent to our adversaries and signal our intent to safeguard India's maritime interest in the Indo-Pacific. The boat also bears testimony to the experience and expertise of our shipyards in complex platform construction. We all know that Indian Navy has been a strong proponent of indigenization and self-reliance in defense over the past 7 decades. At present, 40 out of the 42 ships and submarines on order, 40 are being constructed in Indian shipyards. So the impetus to Atmanirbharta or indigenization is a fundamental tenet of Indian Navy's growth story and future trajectory. Our shipyards, such as the Mazagon Dock Shipbuilders Limited, are important enablers in this quest. So I would like to congratulate the yard for their untiring and dedicated efforts in the commissioning of Karंज. स्कॉर्पियन श्रेणी की पनडुब्बी आईएनएस करंज में ऐसी तकनीक का इस्तेमाल किया गया है जिससे दुश्मन देशों की नौसेनाओं के लिए उसकी टोह लेना मुश्किल होगा। पनडुब्बी को बनाते हुए पनडुब्बियों का पता लगाने वाले कारणों को ध्यान में रखा गया है, जिससे यह पनडुब्बी ज्यादातर पनडुब्बियों की अपेक्षा सुरक्षित हो गई है।
सबमरीन एक ऐसी पनडुब्बी है जिसे लंबी दूरी वाले मिशन में ऑक्सीजन लेने के लिए सतह पर आने की जरूरत नहीं है। इस तकनीक को डीआरडीओ के नेवल मटेरियल्स रिसर्च लैब ने विकसित किया है। पुरानी पनडुब्बी करंज के मुकाबले नई करंज में एआईपी को शामिल किया गया है। दरअसल जब पनडुब्बी को बैटरी से चलाते हैं तो बैटरी को रिचार्ज करने के लिए पनडुब्बी को सतह पर आना पड़ता है, क्योंकि डीजल इंजन से बैटरी को चार्ज करते हैं और डीजल इंजन चलाने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत होती है। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर राजीव सहजल ने कहा है कि केंद्र सरकार ने ऊना, नालागढ़ और कोटखाई में 8.28 करोड़ रुपए की लागत से लेवल 3 के ट्रामा सेंटर खोलने के लिए अपनी अनुमति प्रदान कर दी है। साथ ही आईजीएमसी शिमला में शीघ्र ही पैट स्कैन मशीन को स्थापित किया जाएगा, जिसके लिए भूमि को चिन्हित कर लिया गया है। उन्होंने ये भी कहा कि मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की तरफ से आगामी वित्त वर्ष के लिए प्रस्तुत किए गए बजट में स्वास्थ्य विभाग के लिए 4000 पदों को भरने की घोषणा की गई है। सभी अस्पतालों को जो है हम हर प्रकार से उनको सुसज्जित करेंगे और सब सुविधाएं जो है हम प्रदान करने का हम प्रयास करेंगे ताकि प्रदेश के लोगों को जो है बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं जो है प्रदेश में मिल सकें। विधानसभा में प्रश्नकाल के दौरान स्वास्थ्य मंत्री ने यह जानकारी विधायक लखविंदर सिंह राणा, बलबीर सिंह, आशा कुमारी, सुखविंदर सिंह सुक्खू और इंद्रदत्त लखनपाल की तरफ से पूछे गए अलग अलग प्रश्नों के उत्तर में दी। उन्होंने कहा कि हमीरपुर, बिलासपुर, सोलन, चंबा और नाहन में पीपीपी मोड पर सीटी स्कैन मशीनों को स्थापित किया जाएगा। इसके अलावा मेडिकल कॉलेजों में चरणबद्ध तरीके से एमआरआई मशीनों को भी स्थापित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि नालागढ़ मेकशिफ्ट अस्पताल को ट्रामा सेंटर के रूप में तब्दील किया जाएगा। इसी तरह नालागढ़ में बर्न सेंटर खोलने के लिए सर्वे कराया जाएगा। यदि आवश्यक हुआ तो इससे संबंधित प्रस्ताव केंद्र को भेजा जाएगा। उन्होंने कहा कि नालागढ़ अस्पताल में डायलिसिस मशीन स्थापित करने का मामला भी विभाग के पास विचाराधीन है। इसके अलावा हमीरपुर मेडिकल कॉलेज में अल्ट्रासाउंड मशीन की प्रक्रिया पूरी होने के बाद जेम पोर्टल से खरीदा जाएगा। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि अल्ट्रासाउंड मशीनों की गुणवत्ता से किसी भी तरह का समझौता नहीं किया जाएगा। ट्रॉमा सेंटर के बारे में जो प्रश्न वहाँ के सामान्य विधायक श्री लखविंदर राणा जी ने सदन में उठाया था और मैंने उनको बहुत विस्तार से जो सारी सूचना दी है और ये जो मेकशिफ्ट हॉस्पिटल हमने वहाँ स्थापित किया था तो वहाँ पर जो है वो ट्रॉमा सेंटर जो है वो प्रारंभ किए जाने का विचार है और उसमें स्वीकृति जो है हमें हमारा जो केंद्रीय हमारा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग है वहाँ से हमको उसकी स्वीकृति जो है वो मिल चुकी है और बहुत जल्दी उसको जो है हम ट्रॉमा सेंटर के रूप में जो है वहाँ पर स्थापित कर देंगे। और सामान्य मुख्यमंत्री जी ने भी जो है इसके लिए जो वांछित धनराशि है वो भी जो है विभाग को जो जारी कर दी गई है, क्योंकि ट्रॉमा सेंटर होने के लिए जो है एक सब सुविधाओं से सुसज्जित एक ऑपरेशन थिएटर जो है होना वो मूलभूत आवश्यकता होती है। तो उसका भी जो है शीघ्र उसको स्थापित करने के हेतु भी जो है हमने निर्देश जारी कर दिए गए हैं और उसका भी निर्माण कार्य जो है वो शीघ्र शुरू हो जाएगा और हम उम्मीद कर सकते हैं कि बहुत जल्दी जो है ये ट्रॉमा सेंटर जो है वहाँ पर स्थापित हो जाएगा, क्योंकि नालागढ़ क्षेत्र जो है वो एक औद्योगिक क्षेत्र है और वहाँ ट्रॉमा के केसेस जो हैं बहुत ज़्यादा आते हैं। उसके अतिरिक्त उन्होंने बर्न यूनिट को स्थापित किए जाने के बारे में भी वहाँ पर मांग रखी थी। तो बर्न यूनिट जो है अभी फ़िलहाल जो है उसमें वहाँ स्थापित किए जाने का विचार नहीं है, क्योंकि ट्रॉमा सेंटर का ही पार्ट होता है ये बर्न यूनिट भी। उसमें एक प्लास्टिक सर्जन वहाँ पर पोस्ट की जाने की जो आवश्यकता होती है। तो अभी विशेषज्ञों की इस प्रकार से हमारे पास जो है कमी बहुत ज़्यादा है, लेकिन मैंने उनको ये आश्वासन दिया है कि हम एक सर्वे वहाँ पर करवा लेंगे कि बर्न्स के सीवियर बर्न्स के ऐसे कितने केसेस जो हैं वहाँ पर रिपोर्ट होते हैं और अब तक जो है ऐसे कितने केसेस वहाँ पर हुए हैं और ऐसी संभावनाएं जो हैं वो कितनी हैं, ऐसी इंडस्ट्रीज़ कितनी हैं जिसमें ऐसे जो है वो बर्न्स के जो है वो केसेस हो सकते हैं। और उसमें अगर हमें आवश्यकता लगेगी तो निश्चित तौर से फिर इसको भी जो है स्थापित बर्न यूनिट वहाँ पर लगाने का भी जो है हम विचार कर सकते हैं। परंतु नालागढ़ के बिल्कुल साथ में रोपड़ है और उसके साथ जो है फिर पीजीआई है और अब तो वाया सिसवा जो है वो पीजीआई भी बहुत नज़दीक हो गया है नालागढ़ से, बद्दी से। और उसके बाद सेक्टर 32 जो हमारा गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज है वो भी है, तो वहाँ पर ये सब सुविधाएं जो हैं वहाँ अवेलेबल हैं और पेशेंट्स जो हैं वहाँ जाना भी पसंद करते हैं।
क्योंकि उसके अतिरिक्त अन्य और सुविधाएँ, टेस्ट इत्यादि की फैसिलिटी सारा जो है वहाँ पर इन बड़े जो मेडिकल कॉलेजेस हैं, संस्थान हैं, इनमें ये चीज़ें जो हैं वो उपलब्ध हैं। विधायक रामलाल ठाकुर की तरफ से पूछे गए एक अन्य प्रश्न के उत्तर में उन्होंने ये भी कहा कि प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र राजपुरा के नए भवन के निर्माण पर 62.61 लाख की धनराशि व्यय की जा चुकी है। उन्होंने ये भी माना कि इस कार्य में विलंब हुआ, लेकिन वो स्वयं इस कार्य को शीघ्र सिरे चढ़ाने के लिए प्रयास कर रहे हैं। और अब एक दुखद खबर। हिमाचल प्रदेश जिला चंबा के दुर्गम क्षेत्र तीसा में एक निजी बस गहरी खाई में गिर गई। पुख्ता जानकारी के अनुसार बस में करीब 16 लोग सवार थे। इनमें से 6 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 2 ने अस्पताल में दम तोड़ दिया। हादसे में 8 लोग गंभीर रूप से घायल हैं, जिन्हें चंबा अस्पताल में उपचाराधीन किया गया है। हादसे की सूचना मिलते ही पुलिस और प्रशासन तुरंत मौके के लिए रवाना हो गए। स्थानीय लोगों ने भी बचाव कार्य शुरू कर दिया था। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर सहित विधानसभा उपाध्यक्ष एवं चुराह के विधायक हंसराज ने हादसे पर दुख व्यक्त किया है। मुख्यमंत्री ने कहा, हादसे में मृतकों के परिवार को 4 लाख रुपए की आर्थिक सहायता दी जाएगी। इसके अलावा घायलों को भी हर संभव मदद दी जाएगी। अभी हमको थोड़ी देर पहले सूचना मिली कि एक बस, प्राइवेट बस जो बाउंड्री से चंबा चल रही थी, तीसा मोड़ के पास वो दुर्घटनाग्रस्त हो गई लगभग 10:15 बजे। और 10:15 बजे उस घटना के बाद जो अभी तक जो जानकारी मिली है कि वो बस काफ़ी नीचे, लगभग 200 मीटर नीचे खाई में गिरी है। अभी तक जो पुष्टि हो पाई है उसमें 7 लोगों की दुखद मृत्यु हुई है और 10 लोगों के घायल होने की सूचना है। डिप्टी कमिश्नर से मेरी बात हुई। डिप्टी कमिश्नर और एसपी दोनों जो है वो घटनास्थल के लिए रवाना हो गए हैं। एम्बुलेंसेज और उसके साथ रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए जो भी चीज़ें वहाँ पर करने की दृष्टि से थी वो सब उनको आदेश दे दी गए हैं। वो मौके पर हैं और उम्मीद करता हूँ कि कैजुअल्टी इससे ज़्यादा ना बढ़े। जो घायल हैं उनके लिए हमने कहा है कि जहाँ भी उनके लिए बेहतर उपचार के लिए व्यवस्था की जा सकती है, उस प्रकार से निर्णय करने में विलम्ब ना करें। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को कह दिया है, वो आमतौर पर यही रहता है कि जो घायल होते हैं उनको राहत दी जाती है इलाज के लिए, ट्रीटमेंट के लिए। हमने उनका कहा कि उनका फिलहाल फ्री ट्रीटमेंट वहाँ पर करवाया जाए और 10,000 रुपये जो इंजर्ड हैं, और उसके बाद जो जिनकी मृत्यु हुई है उनके लिए तो स्वाभाविक रूप से एक जो हमारा एक नियम है उसके लिए 4 लाख रुपये को दिया जाता है। उसके अभी तो ऐसा है कि रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। गाड़ी बहुत बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हुई है। ऐसी सूरत में किसी निष्कर्ष पर पहुंचना वो उचित नहीं होगा। मैं समझता हूँ कि पूरी डिटेल्स उसकी आने देते हैं, उसके बाद की जानकारी। चुराह के विधायक हंसराज विधानसभा की कार्यवाही को छोड़कर चंबा रवाना हो गए हैं। यह हादसा उनके गृह विधानसभा क्षेत्र में हुआ है। उन्होंने कहा, हादसा उपमंडल मुख्यालय में काफी सवारियां उतारने के बाद हुआ। पहले बस सवारियों से पूरी तरह भरी हुई थी। ऐसा अभी कोई घंटा भर पहले जो है वो सूचना हमें मिली है कि जो मंगली से हमारे बौंदेड़ी से चंबा की तरफ एक प्राइवेट बस जो है चंबा जाती थी, वो जो है एक हॉल्ट आता है एसडीएम ऑफिस जहाँ पे हमारा है तीसा में, वहाँ पर हमारी कंस्टिट्यूंसी में वो जो है वो रोड से बाहर निकल गई है और उसमें सूचना प्राप्त हुई है अभी तक कि 8 से 9 लोग जो है वो एक्सपायर कर गए हैं, कैजुअल्टी हुई है, और 6-7 लोग जो है वो अभी जख्मी बताए जा रहे हैं। बस जो है वो बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हुई है। अभी तक हमें इतना पता नहीं है कितने लोग थे, पर दुर्भाग्यपूर्ण ये है कि बस इस तरह से क्षतिग्रस्त हुई है कि आप इमेजिन नहीं कर सकते बस है कि क्या था ये। तो सभी कारणों का भी पता लगा रहे हैं हम लोग कि क्या है।
नहीं, थोड़ा इसमें सौभाग्य ये रहा कि जो सवारियाँ बौंदेड़ी से, तरेला से मेरे घर की तरफ से आती है, वो तीसा में आकर के ड्रॉप हो जाती हैं, क्योंकि एसडीएम ऑफिस सारे कार्यालय वहीं पे है हमारे, मतलब इवन सब डिविजनल ऑफिसेज वहाँ पे हैं। तो चंबा तो कम ही सवारियाँ जाती हैं, ऐसा पूर्व में भी रहा है। तो हमें अभी आइडिया के तौर पर ही कह रहे हैं, जो एसडीएम भी कह रहे हैं कि 17 से 18 सवारियाँ हो सकती हैं, तो जिसमें 8 लोग तो ऑन द स्पॉट डेड हो गए हैं और 8 लोगों के हताहत होने की सूचना है, और बाकी लोगों को 100 बेड हॉस्पिटल, जो हमारा सिविल हॉस्पिटल तीसा है, वहाँ रखा गया है, और जो सीरियस हैं उनको हम चंबा मेडिकल कॉलेज या टांडा भी रेफर कर रहे हैं। अब ऐसा है, ओवरलोडेड लगी नहीं हमें, बस जैसा 17, 18, 20 लोग ही बता रहे हैं वो, और रास्ता मतलब रोड बहुत खुला है, अब तो वाइडनिंग हो गई है, तो अब कुछ टेक्निकल फॉल्ट हो सकता है, अब उसकी विस्तृत जानकारी मुझे भी नहीं है। राजधानी शिमला की ऐतिहासिक धरोहर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडी IIAS में घूमना अब 4 गुना महंगा हो गया है। संस्थान को करीब 1 साल बाद बीते माह से आम जनता और पर्यटकों के लिए खोल दिया गया है। कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए भवन में किए गए इंतजामों को देखते हुए टिकट महंगा किया गया है। भारतीय आगंतुकों के लिए अब टिकट 50 से बढ़ाकर 200 रुपये का कर दिया गया है, जबकि 12 साल से कम आयु के बच्चों और वरिष्ठ नागरिकों के लिए टिकट 100 रुपये में मिलेगा। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडी में विदेशी सैलानियों के लिए टिकट 100 से बढ़ाकर 500 रुपये कर दिया गया है। एडवांस स्टडी भवन के गार्डन एरिया में घूमने के लिए पहले की तरह 30 रुपये की टिकट ही लगेगा। टिकट की नई दरें लागू कर दी गई है। IIAS के सचिव कर्नल डॉक्टर विजय तिवारी ने बताया कि टिकट महंगा किया गया है, भवन को पूरी तरह सैनिटाइज किया गया है, मास्क, हैंड सैनिटाइजर की व्यवस्था आगंतुकों के लिए की गई है। इसके साथ साथ आवश्यक दूरी का ख्याल भी रखा जा रहा है। पाकिस्तान को जल्द ही भारत में निर्मित कोरोना वैक्सीन की 1.6 करोड़ डोज मुफ्त में मिलेगी। पुणे स्थित सीरम इंस्टीट्यूट द्वारा उत्पादित ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका की कोविशील्ड गावी वैक्सीन और टीकाकरण के लिए वैश्विक गठबंधन के जरिए पाकिस्तान पहुंचेगी। इस वैक्सीन की मदद से पाकिस्तान अपनी 4.5 करोड़ आबादी के लिए टीकाकरण शुरू करेगा। पाकिस्तान का टीकाकरण कार्यक्रम मुफ्त वैक्सीन पर निर्भर है। स्वास्थ्य मंत्रालय और राष्ट्रीय स्वास्थ्य संस्थान NIH के अधिकारियों ने PAC को बताया कि पाकिस्तान का टीकाकरण कार्यक्रम मुख्य तौर पर गावी के जरिए मिलने वाली मुफ्त वैक्सीन पर निर्भर है, क्योंकि चीन निर्मित वैक्सीन कैंसिनो की कीमत पाकिस्तानी मुद्रा में प्रति व्यक्ति करीब 2000 रुपये यानी $13 पड़ेगी। अधिकारियों के मुताबिक पाकिस्तान को भारत निर्मित कोरोना वैक्सीन इस महीने के मध्य तक मिल जाएगी। इसके शेष डोज जून तक पाकिस्तान पहुंचेंगे। पाकिस्तान अपने 4.5 करोड़ नागरिकों को टीका लगाने के लिए गावी कोवैक्स के माध्यम से ही कोरोना वैक्सीन हासिल करेगा। देश में तेजी से हो रहे कोरोना टीकाकरण के बीच भारत दूसरे देशों को भी वैक्सीन उपलब्ध करवा रहा है। कोरोना वायरस के खिलाफ लड़ाई में अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की मदद करने के अपने वायदे के साथ भारत अब पड़ोसी देश पाकिस्तान को भी वैक्सीन की आपूर्ति करेगा। भारत पड़ोसी देश पाकिस्तान को सीरम इंस्टीट्यूट की वैक्सीन कोविशील्ड की आपूर्ति कर रहा है।
उधर उत्तराखंड के सियासी उठापटक के बीच तीरथ सिंह रावत को अब उत्तराखंड का नया मुख्यमंत्री बनाया गया है। इस मौके पर कार्यवाहक मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत, केंद्रीय मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक, सांसद अजय भट्ट, अजय टमटा, राज्यसभा सदस्य नरेश बंसल भी मौजूद थे। पौड़ी गढ़वाल लोकसभा सीट से सांसद तीरथ सिंह रावत को उत्तराखंड का 10वां मुख्यमंत्री बनाया गया है। इससे पहले बुधवार को देहरादून में भाजपा प्रदेश मुख्यालय में आयोजित भाजपा विधानमंडल की बैठक की गई, जिसमें तीरथ सिंह रावत को सर्वसम्मति से विधानमंडल दल का नेता चुना गया। तीरथ का नेता चुना जाना सभी को चौंकाने वाला था, क्योंकि उनका नाम प्रमुख दावेदारों में शुमार नहीं किया जा रहा था। तीरथ सिंह रावत उत्तराखंड की पहली अंतरिम सरकार में शिक्षा राज्य मंत्री रहे हैं। उन्हें संगठन का भी अनुभव है। सीएम पद की जिम्मेदारी मिलने के बाद तीरथ सिंह रावत ने कहा, मैं पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह और पार्टी का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं, जिन्होंने मुझ पर भरोसा जताया है। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं यहां तक पहुंचूंगा। मैं लोगों की अपेक्षाओं को पूरा करने और पिछले 4 सालों में किए गए कार्यों को आगे बढ़ाने की कोशिश करूंगा। मैं अपने आदरणीय प्रधानमंत्री जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी और गृह मंत्री जी का धन्यवाद करना चाहूँ, केंद्रीय नेतृत्व का, जिन्होंने मुझे पदभार दिया है। ऐसा विश्वास किया, एक छोटे से कार्यकर्ता को गांव से आया हुआ, कल्पना नहीं की थी कभी मैंने कि इस तरह का यहाँ तक होगा वो उनके। और आज मैंने यहाँ पे छत्तीसगढ़ रमन सिंह जी ने किया है, और मेरा है कि ये जनता के विश्वास पर पूरा खरा उतरने का प्रयास करेंगे। 4 साल माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो काम किए हैं इस प्रदेश के लिए, उसको आगे बढ़ाएंगे और अपने प्रधानमंत्री जी जो ड्रीम प्रोजेक्ट उत्तराखंड के अंदर, उसको लेकर के चौमुखी विकास करेंगे। यहाँ महत्वपूर्ण बात यह है कि तीरथ को मुख्यमंत्री पद के दावेदारों में आगे नहीं माना जा रहा था। केंद्रीय मंत्री निशंक, सांसद अजय भट्ट, त्रिवेंद्र सरकार में कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज और राज्य मंत्री धन सिंह रावत मुख्यमंत्री पद के दावेदारों में शुमार किए जा रहे थे। महाशिवरात्रि हिंदुओं का एक प्रमुख त्योहार है। ये भगवान शिव का प्रमुख पर्व है। फाल्गुन कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को शिवरात्रि पर्व मनाया जाता है। हिंदू देवी देवताओं में भगवान शिव शंकर सबसे लोकप्रिय देवता हैं। वे देवों के देव महादेव हैं, तो असुरों के राजा भी उनके उपासक रहे। आज भी दुनिया भर में हिंदू धर्म के मानने वालों के लिए भगवान शिव पूज्य हैं। इनकी लोकप्रियता का कारण है इनकी सरलता। इनकी पूजा आराधना की विधि बहुत सरल मानी जाती है। माना जाता है कि शिव को यदि सच्चे मन से याद कर लिया जाए तो शिव प्रसन्न हो जाते हैं। उनकी पूजा में भी ज़्यादा तामझाम की ज़रूरत नहीं होती है। ये केवल जलाभिषेक, बेलपत्रों को चढ़ाने और रात्रि भर इनका जागरण करने मात्र से मेहरबान हो जाते हैं। महाशिवरात्रि के लिए लोगों में एक उत्साह होता है। यह पर्व हिंदुओं की आस्था का प्रतीक भी है। राजधानी शिमला के मिडल बाजार स्थित शिव मंदिर को शिव भक्तों के लिए सजाया गया है। मान्यता अनुसार शिवरात्रि के दिन ही भगवान शिव और माता पार्वती का विवाह हुआ था। इस दिन भगवान शिव की पूरे विधि विधान के साथ पूजा अर्चना की जाती है और साथ ही व्रत उपवास करने का भी विधान है। शिव मंदिर के पंडित वासुदेव शर्मा ने कहा कि इस दिन भगवान शिव की प्रिय चीज़ों का अर्पण और भोग लगाना चाहिए। जिन लोगों की कुंडली में शनि, राहु और केतु से निर्मित कोई भी अशुभ योग बना है तो वह भी दूर होता है। शिवरात्रि की शुभकामनाएं। शिवरात्रि का जो त्यौहार है वो सदियों करोड़ों वर्ष से चला आ रहा है। शिवरात्रि का मतलब है इस दिन जो है शिव जी की रात्रिकालीन जो है पूजा का अधिक महत्व है। इसलिए इस को जो है शिवरात्रि कहा जाता पर्व कहा जाता है।
त्रयोदशी फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी को जो है भोलेनाथ जी के लगन जो है शिव विवाह का जो है लगन हुआ था, विवाह हुआ था और वो जो है पितृविवाह के बंधन में बंधे थे। तो रात्रिकालीन पूजा का इसमें फिर उसके बाद जो है ये त्योहार के रूप में मनाई जाती है और रात को जो है 4 पहर की इसमें पूजा की जाती है। जैसे प्रथम पहर 10 बजे के बाद, द्वितीय पहर 12 बजे के बाद, तृतीय पहर 2 बजे के बाद और चतुर्थ पहर सुबह 4 बजे। इनको 4 पहरों में 4 रात्रि को जो है पूजा की जाती है। इसमें जो है अपनी इच्छा अनुसार दूध, दही, घी, शहद, शक्कर और जो भी आप श्रद्धा से लाते हैं भगवान को, विशेष करके बेलपत्री का विशेष महत्व रहता है, चढ़ाई जाती है। और जो भी जिनके ग्रह नक्षत्र खराब चले हो, जैसे आजकल कोरोना महामारी जो चली है, इससे बचने के लिए भी जो है महाकाल जो है रुद्रदेव महाकाल त्राही माम शरणागतम जन्म मृत्यु जरा रोगे पीड़ितम कर्म ही, ये भोलेनाथ इस वक्त जन्म मृत्यु रोग से जो है मुक्ति देने वाले हैं। इसलिए जो है विशेष करके जिनके आजकल ग्रह नक्षत्र खराब चले हैं जन्म कुंडली में या गोचर में, जैसे ग्रह खराब चले आजकल बृहस्पति नीच का है, उसका अशुभ फल से बचने के लिए भी जो है सभी भक्तजन जो है भोलेनाथ की जो है रात्रि पूजा अवश्य करें। समस्त ग्रहों नक्षत्रों के कुप्रभाव से आप बच सकते हैं। घर में सुख समृद्धि और आरोग्यता दिखाई मिलती है। भोलेनाथ उसको जो है विशेष जो है आशीर्वाद देते हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार महाशिवरात्रि के दिन शिवजी पहली बार प्रकट हुए थे। शिव का प्राकट्य ज्योतिर्लिंग यानी अग्नि के शिवलिंग के रूप में था। ऐसा शिवलिंग जिसका ना तो आदि था और ना अंत। बताया जाता है कि शिवलिंग का पता लगाने के लिए ब्रह्मा जी हंस के रूप में शिवलिंग के सबसे ऊपरी भाग को देखने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वह सफल नहीं हो पाए। वह शिवलिंग के सबसे ऊपरी भाग तक पहुंचते ही नहीं थे। दूसरी ओर भगवान विष्णु भी वराह का रूप लेकर शिवलिंग के आधार ढूंढ रहे थे, लेकिन उन्हें भी आधार नहीं मिला। एक और कथा यह भी है कि महाशिवरात्रि के दिन ही शिवलिंग विभिन्न 64 जगहों पर प्रकट हुए थे। ये ज्योतिर्लिंग 12 ज्योतिर्लिंगों के नाम से जाने जाते हैं। महाशिवरात्रि के दिन उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर में लोग दीप स्तंभ लगाते हैं। दीप स्तंभ इसलिए लगाते हैं ताकि लोग शिव जी के अग्नि वाले अनंत लिंग का अनुभव कर सकें। ये जो मूर्ति है उसका नाम लिंगोभव यानी जो लिंग से प्रकट हुए थे, ऐसा लिंग जिसका ना तो आदि है और ना ही अंत। हमारे इस बुलेटिन में आज फिलहाल इतना ही। आप हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए द रीप टाइम्स। खबरों में बने रहने के लिए सब्सक्राइब करें द रीप टाइम्स, लाइक और शेयर करना ना भूलें। एक छत के नीचे सुविधाओं का अब उठाएं लाभ। रीव ई मार्ट में अब पाएं अपनी रसोई के लिए गुणवत्ता और सस्ते दामों पर राशन सामग्री। दालें हो या हो मसाले, आपका किचन ई मार्ट संभाले। उच्च गुणवत्ता और दामों में बेहतरीन रीव ई मार्ट में पधारें और पाएं अपनी पसंद के सभी उत्पाद, या फिर करें ऑनलाइन ऑर्डर और पाएं घर द्वार पर ही सुविधा। आज ही संपर्क करें फोन नंबर 8219694079 पर, बाईपास रोड, शनान, संजौली, शिमला।
गांव की चौपालों से लेकर संसद के गलियारों तक, गृहिणी के चूल्हे से लेकर निवेश और बाजारों तक, किसानों के हाल से लेकर खेत और खलिहानों तक, शिक्षा और स्वास्थ्य से लेकर खेल के मैदानों तक, संसद के प्रधान से लेकर पंचायत के पंच तक, सेंट्रल हॉल से लेकर ग्राम सभा के मंच तक, हर खबर पर रहेगी हमारी पैनी नजर। लेटेस्ट खबरों के लिए आप यूं ही देखते रहिए द रीप टाइम्स। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।